नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं अडानी पावर के ऊपर। अडानी पावर का एक ऑल टाइम हाई प्राइस था कुछ 900 रुपये के आसपास, 897 का। इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अडानी पावर अपने ऑल टाइम हाई प्राइस को तोड़ेगा, नहीं तोड़ेगा, और अडानी पावर का नेट प्रॉफिट कैसा है, मतलब अडानी पावर क्या अच्छा है, बुरा है, इन सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले। और क्या अडानी पावर महंगा है, सस्ता है, इसके ऊपर भी मैं एवरेज पीई निकाल के बताऊंगा कि एवरेज कितने पीई पे ट्रेड कर रहा है और अभी कितने पीई पे ट्रेड कर रहा है, इसके ऊपर भी डिस्कस हम करने वाले। तो यहाँ पे जब हम जाते हैं, यहाँ पे पहले मैं सर्च कर लूँ, फिर इसका मैं आपको नेट प्रॉफिट के ऊपर थोड़ा लेके चलता हूँ। नेट प्रॉफिट अच्छा है इनका, पर नेट प्रॉफिट में इन लोगों ने थोड़ा घोटाला टाइप किया है। क्या किया है मैं आपको वो भी बताता हूँ। यहाँ पे आते हैं अडानी पावर, और मैं आपको आगे बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ। देख सकते हो अभी मार्केट कैप है इसका 2,54,000 करोड़, लार्ज कैप की दबदबा कंपनी है। बाद में नीचे आते बुक वैल्यू है 112, आरओसी है 32, आरओई है 57, काफ़ी तगड़ा, मतलब काफ़ी तगड़ा है। आरओसी अभी करंट आरओसी इनका अच्छा चल रहा है, इसके पहले इनका एवरेज आरओसी 16 का होता था, तो भी ठीक ठाक है। बाद में नीचे आते तो कर्जा है इनके ऊपर 34,000 करोड़ का, पर ये कर्जे वाला भी बिजनेस है, क्योंकि मशीन वगैरह बैठाना होता है, फिर वो मशीन जैसे कुछ प्लांट चालू हो गया, फिर बाद में वो प्लांट रन होगा, वहाँ से पैसा आएगा, तो ये कर्जा चुकाएंगे। इनके पास कैश वगैरह भी पड़ा है, उसके नीचे मैं आपको बताऊँगा, नीचे आऊँगा। सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 ईयर का 24% का अच्छा है, लास्ट 5 ईयर का सेल्स ग्रोथ 16% है, अच्छा है, डिसेंट है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 72% है। इसमें जो होल्डिंग्स है ना प्रमोटर्स और बड़े लोगों की, वो होल्डिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैं नीचे आपको बताने वाला हूँ। नीचे आते तो देख सकते हो कि इनका नेट प्रॉफिट में क्वार्टरली नहीं, सीधा ईयरली नेट प्रॉफिट पे लेके चलता हूँ, क्योंकि क्वार्टरली नेट प्रॉफिट काफ़ी अप एंड डाउन होता है। अगर देखो जून 2024 के क्वार्टर में इन्होंने 3,913 करोड़ का प्रॉफिट किया था, और उसके पहले इन्होंने मार्च 2024 में 2,737 करोड़। और अगर मैं ईयर ऑन ईयर भी कंपेयर कर दूं तो जून 2024 में इन्होंने 3,913 करोड़ का प्रॉफिट किया था, और जून 2023 में इन्होंने 8,760 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया था। यानी कि बोल सकते हो कि नेट प्रॉफिट में काफ़ी गिरावट देखने के लिए मिली है। पर मैं आपको बता रहा था ना, थोड़ा लफड़ा है। देखो मैं ये ईयर ऑन ईयर कंपेयर कर रहा हूँ। इन्होंने नेट प्रॉफिट कितना किया था जून 2023 में, 8,760 करोड़ के आसपास, पर इन्होंने इस पर टैक्स नहीं पे किया था, इसके लिए अमाउंट बढ़ के आ रहा है नेट प्रॉफिट का। एवरेज देखो शायद ना, मेरे ख्याल से 25% का टैक्स पे करना होता है। तो मैं देखो 8759, अगर यहाँ पे जाऊँ 8759 माइनस 20%, मतलब 6,560 करोड़ के आसपास इनका नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है। मतलब ये नेट प्रॉफिट भाई 8,000 मत पकड़ो, मैं तो एक नॉर्मल 25% टैक्स देखा हूँ, जोड़ रहा हूँ, पर ये इससे भी ज़्यादा हो सकता है। मैं टाटा पावर का भी एक बार चेक कर लेता हूँ। नीचे यहाँ पे जाते हैं तो टाटा पावर, हाँ 32% पे कर रहे हैं, एवरेज 25 मैंने पकड़ा था। तो ये थोड़ा नेट प्रॉफिट में गड़बड़ होता है, मतलब जिससे लोगों को लगता है कि भाई कंपनी का नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है, पर उस नेट प्रॉफिट पे टैक्स भी पे करना होता है। अगर वो टैक्स नहीं, वो टैक्स स्किप कर सकते, नेक्स्ट मंथ भी पे कर सकते, नेक्स्ट क्वार्टर भी पे कर सकते हैं। अगर वो टैक्स नहीं पे करेंगे ना, तो नेट प्रॉफिट बढ़ के आता है, और लोगों को क्या लगता है नेट प्रॉफिट बढ़ के आ गए, पर ऐसा नहीं है, टैक्स पे करना रहता है। तो वही मैं बोला, इसमें कुछ लफड़े भी है, इस बात को ध्यान रखना। देखो इन्होंने इस बार 20% का टैक्स पे किया है, पिछली बार इन्होंने 15% का टैक्स पे किया है, तो इन सारी चीज़ों पे भी थोड़ी ध्यान देना रहता है। देखो अभी ये ईयरली में नेट बैलेंस शीट पे आ गया, मतलब इनके नेट प्रॉफिट पे। तो 2024 के करंट में इन्होंने जो रनिंग अभी चल रहा है, FY24 का ये नेट प्रॉफिट है 20,829 करोड़ का ईयरली नेट प्रॉफिट किया था, पर इन्होंने इस पर टैक्स नहीं पे किया था। अगर हमें 20,829 करोड़ को 20,829 करोड़ को माइनस 25% जो टैक्स पे करना रहता है, तो इनका नेट प्रॉफिट कितना निकल के आता है, अराउंड 15,000, 15,500 करोड़ के आसपास। तो अभी इसमें हमको नेट प्रॉफिट दिखेगा कि ये भाई 20,000 करोड़ आया, पर देखा जाए तो अराउंड इनका नेट प्रॉफिट 15,500 करोड़ के आसपास है। तो ये सारी बातें ध्यान देनी होती है। देखो यहाँ पे -40% दिखा रहा है, ठीक है। 2023 का नेट प्रॉफिट कितना है, 10,727, और इसमें अब माइनस दिखा रहा है। मतलब ये क्या है, मतलब इन्होंने टैक्स से और उल्टा पैसा उठाया है, -40%, मतलब 40% और पैसा उठा लिया है। तो मैं अगर मान लो कि 10,727 माइनस ये जो 40% इन लोगों ने उठाया है वो करता हूँ माइनस, और जो इनको पे करना रहता है वो करता हूँ। मतलब इनका अगर ये नेट प्रॉफिट देखे
तो अराउंड 4,800 करोड़ के आसपास आएगा। पर इसमें क्या शो हो रहा है हमको 10,000 करोड़। तो लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई 2023 के ईयर में इनको 10,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया था, 10,500 करोड़, 10,727 करोड़, पर इतना नेट प्रॉफिट नहीं आया है। टैक्स पे करना होता उन्होंने नहीं किया, इस ईयर में भी नहीं किया। देखो पिछले ईयर में किया था ना 2022 में। अगर मान लो 2022 में टैक्स ही नहीं पे करते 25% का, तो ये 4912 प्लस 25%, तो इनका नेट प्रॉफिट कितना हो जाता था 6,140 करोड़। तो ऐसे टैक्स में हेरा फेरी करके नेट प्रॉफिट को कम ज़्यादा दिखाया जाता है। समझ सकते हो क्यों दिखाया जाता है। रिजर्व इनके पास है लगभग 40,000 करोड़ से भी ऊपर। देखो यहाँ पे 39,288 करोड़ दिखा रहा है, 39,288 करोड़, और नीचे यहाँ पे इनके पास कैश पड़ा है 7,000, मतलब 40,000 करोड़ के ऊपर रिजर्व पड़ा है। और बोरिंग भी अच्छी खासी है 34,000 करोड़ की, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग है, यानी कि 1 साल बाद पे करना होता है। इनका बिजनेस लॉन्ग टर्म में ही रन करता है। मशीन बैठाएंगे, आपको थोड़ा बुलेट का आवाज़ आएगा, तो थोड़ा ये मशीन बैठाएंगे, फिर मशीन बैठाएंगे, वो प्रोजेक्ट उनका रन होएगा, फंडिंग होगी, ये सारी चीज़ें होती है। तो इनके पास बैंक का लॉन्ग टर्म लोन कितना है 26,595 करोड़। पर ये लोन अपना कम कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म उस पर भी फोकस करो। ये लोन भी कम करने पे काफ़ी अग्रेसिव रहते हैं अडानी ग्रुप। तो अच्छी बात है, अभी तक नेट प्रॉफिट वगैरह, बोरोइंग वगैरह, बाद में फिक्स असेस्ट भी है इनके पास। प्लांट मशीनरी है 85,315 करोड़ की, इसकी वैल्यू होती है, समझ रहे हो ना, इसकी वैल्यू होती है। इसकी वजह से रिलायंस पावर का बुक वैल्यू 36 था, और वो ट्रेड कर रहा था एक टाइम पे 13 से 14 रुपये पे, तभी लोगों ने बाय करके रखा था, क्योंकि जो उन्होंने प्लांट मशीनरी बैठाए रहते ना, उसकी वैल्यू रहती है। 85,000 करोड़ का दिख रहा है ना। अगर कल को अडानी पावर को टक्कर देना अगर टक्कर देना होगा तो पहले भाई 85,000 करोड़ का जाके मशीन बैठाओ, तब टक्कर दे पाओगे। तो इसकी वैल्यू होती है। तो अभी तक तो सारी बातें ठीक है, अच्छी है। नीचे आते तो देखो मेरे को शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छा लगा। प्रमोटर्स के पास 72.5% के आसपास है, एफआईज के पास 14.5% के आसपास है, डीआईज ने 1.42% करके रखा है होल्ड। और पब्लिक क्या दिखा रहा है इधर 11%, पर एक्चुअली ये 11% नहीं है। अगर मैं पब्लिक पे क्लिक करता हूँ तो उस 11% में से 4.69% किसने होल्ड किया है, एक सेकेंड, उस 11 पॉइंट क्या है 14 है ना, 14 माइनस कितना 4.69, मतलब पब्लिक की होल्डिंग केवल 6.45 है। क्योंकि ये जो है ना, ये एक बड़ी कंपनी है ओपेल इन्वेस्टमेंट करके, तो ये पब्लिक में नहीं आएगा, ये एक एचएनआई कैटेगरी में आएगा, एक म्यूचुअल फंड मैनेजर इस टाइप में आएगा, तो इसकी गिनती पब्लिक में नहीं होगी। तो पब्लिक की होल्डिंग इस स्टॉक में कितनी है, अराउंड 6.5%, यानी कि इस जो पूरे कंपनी की हिस्सेदारी है उसमें से 72% प्रमोटर्स ने किया होल्ड, मतलब उनको काफ़ी कॉन्फिडेंस है। मतलब इस पूरे 100% हिस्सेदारी में से केवल पब्लिक ने इसमें 6.45% यानी कि अराउंड 6.5% की होल्डिंग रखी है। मतलब पब्लिक की होल्डिंग बहुत कम है। मतलब ये एक अच्छा सिग्नल है भाई, मस्त सिग्नल है, समझ रहे हो। मतलब बड़े लोग माल नहीं खाली कर रहे, माइक चालू ना, हाँ, बड़े लोग भाई माल नहीं खाली कर रहे अपने जेब से कि पब्लिक के पास जाए, समझ रहे हो ना। चाहते नहीं कि पब्लिक के पास ज़्यादा माल चाहे, क्योंकि उनको भरोसा है कि इसमें कुछ बड़ा गेम हो सकता है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि बड़ा गेम कैसा होगा, अडानी पावर और भी बहुत टक्कर वाले, ठीक है, इसके टक्कर में और भी है। देखो आने वाले टाइम में इनको बहुत सारे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, जैसे कि पोर्ट्स बनाना, एयरपोर्ट्स, बाद में धारावी का प्रोजेक्ट, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट है, आप जाके सर्च कर सकते हो। और एक अडानी ग्रुप अपने में ही काफ़ी बड़ा ग्रुप है। सीमेंट सेक्टर को लेके ये काफ़ी अग्रेसिव है कि हमारा 2023 तक 32 तक टारगेट है कि हम सीधा अल्ट्राटेक को पीछे छोड़ दें, और उस हिसाब से ये काम भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस बोल बच्चन है, मतलब बहुत सारे ये छोटे छोटे जो सीमेंट के प्लांट रहते हैं वो एक्वायर कर रहे हैं। गुजरात में अभी मैंने पीडीएफ पढ़ा था उनके सीमेंट कंपनी का, तो वो जो छोटे छोटे सीमेंट के फैक्ट्री रहते हैं ना वो एक्वायर कर रहे हैं। बीच में शायद पन्ना सीमेंट करके एक्वायर किया था। तो अब सीमेंट में एक्चुअली क्या रहता है ना, मेन रहता है पावर, मतलब पावर काफ़ी लगता है। तो भाई इनके पास खुद अडानी पावर पड़ा है, तो ये किसी और के पास तो जाएंगे नहीं पावर लेने, तो टाटा पावर के पास जाएंगे नहीं कि भाई टाटा पावर तुम हमको पावर दो, खुद इनके पास अडानी पावर है। तो समझ रहे हो ना। तो जब ये सीमेंट पे इतना फोकस कर रहे हो, धारावी का प्रोजेक्ट है, ये सारे प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पे जब सीमेंट बनाएंगे, सीमेंट बेचेंगे, तो वहाँ पे पावर की नीड होगी। तो पावर कहाँ से मिलेगा, अडानी पावर से मिलेगा, क्योंकि भाई खुद का ही घर का ही खेती है जब पावर का, तो हम किसी और के पास क्यों जाए। और जब खुद की खेती यानी कि खुद का ही जब पावर प्लांट बैठाएंगे उस सीमेंट फैक्ट्री में, तो इनको कॉस्ट कम पड़ेगी, क्योंकि हमारा खुद का ही माल है। अब इनको पावर की जब कॉस्ट कम पड़ेगी
तो सीमेंट बनाने का कॉस्ट भी इनको कम होएगा, तो हाई मार्जिन पे भी सेल करेंगे। मतलब सीमेंट के स्टॉक भी इनके अच्छे चलेंगे, ये भी अच्छे चलेंगे। तो इस हिसाब से भाई अडानी पावर काफ़ी मुझे तगड़ा लगता है। मुझे इनके 4 ही स्टॉक अभी तक अच्छे लगते हैं। एक अडानी पोर्ट्स, क्योंकि उनके पास पोर्ट्स का बिजनेस है, इसके बिना तो कुछ नहीं चल सकता दुनिया में। दूसरा अडानी पावर, पावर तो जानते हो यार, हाँ हाँ पावर तो भाई घर घर में भी पावर यूज़ होता है, तो उनको भी बेचेंगे। तो पावर तो बताने की ज़रूरत नहीं, कहाँ कहाँ नीड पड़ेगी उनकी, उसके बिना तो कुछ नहीं चलेगा। बाद में अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर, फिर एसीसी और अंबुजा, ये 4 अच्छे लगते हैं क्योंकि ये ज़मीनी बिजनेस है। ज़मीनी बिजनेस बोलने का मतलब कि भाई इनके पास मशीन है, उस मशीन की वैल्यू है, समझ रहे हो ना। मतलब ये कोई आईटी कंपनी नहीं है कि 4 कंप्यूटर और 50 कंप्यूटर लगा दिए, बाद में क्या बोलते हैं उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती है। नहीं, इन्होंने जो मशीन लगाया ना उसकी वैल्यू रहती है। वो प्लांट मशीनरी जो बैठाने की वैल्यू रहते हैं, बड़े बड़े ऑर्डर मिलते हैं, और खपत कितनी है पावर की वो बताने की ज़रूरत नहीं है। जो पोर्ट्स, इनके पास पोर्ट्स है, ज़मीनी पोर्ट्स है इनके नाम पे, तो उसकी वैल्यू है ज़मीन की, उसकी कीमत बढ़ती रहती है, उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है। और सीमेंट तो बताने की ज़रूरत नहीं भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे ग्रो होगा तो सीमेंट भी यूज़ होगा। तो ये 4 काफ़ी मुझे अच्छे लगते। अब देखो यहाँ पे हम आते देखते कि ये अपने ऑल टाइम हाई प्राइस को टच करेगा कि नहीं, 895। ऑफ कोर्स भाई देखो करेगा। अगर मैं सीधा साधा हिसाब बताऊँ, ज़्यादा मतलब इसमें मैं 3-5 नहीं करूँगा। देखो यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे किधर गया भाई, ये 1 सेकेंड में ढूंढ लूँ। हाँ, प्राइस रेंज, अगर मैं इसका करंट प्राइस चल रहा है ये ना, हाँ यहाँ से अगर देखूँ मैं तो भाई देख सकते हो सीधा साधा यहाँ से 35% दिख रहा है, समझ गए। करंट प्राइस से 36% चल रहा है। कुछ भाई डीप बताने की ज़रूरत नहीं है आपके सामने। तो काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छा है। मतलब इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, इस बात को भी ध्यान रखना। जो भी मैंने आपको बताया केवल एक समझाने के लिए बताया, जो भी मैंने आपको चार्ट दिखाया वो भी समझाने के लिए बताया। तो कोई बाय सेल का कॉल नहीं है, जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से बताया। तो ध्यान रखना भाई। ठीक है, अच्छा खासा चल रहा है। बाकी इसके लेवल्स भी मैंने आपको दिखाया नहीं, ठीक ठाक लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, ज़्यादा मतलब ठीक है, सब ठीक है, बढ़िया है। बाकी कुछ और डीप बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो में आपको कोई भी भाई बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान रखना। मतलब जो भी मैंने प्राइस वगैरह बताया, टारगेट वगैरह जो भी आप देखे रहोगे, केवल स्टडी पर्पज़ के हिसाब से बताया, समझाने के लिए बताया। मतलब आप बाय सेल मत समझ लेना इस वीडियो में कि मैं बोल रहा हूँ आप बाय सेल करने चले जाना। मेरी किसी भी वीडियो में भाई किसी भी स्टॉक को लेके बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का ध्यान रखना।